Assalamu alaikum. Class 10, lecture number 2. The topics are data types, assignment and input output statement, and control structure. In this video, you will learn about modes of operation and writing program in BASIC. The second one is operation in BASIC, and third, statements. The first thing, introduction to basic language. BASIC stand for Beginner All-Purpose Symbolic Instruction Code. The second, operators and types of operators, control structures and statements, modes of basic and writing a program, कि बेसिक के कितने मोड्स हैं बेसिक लैंग्वेज के और प्रोग्राम को किस तरह राइट किया जाता है, ये हम डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट थिंग, मोड्स ऑफ ऑपरेशंस. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोड्स, डायरेक्ट मोड एंड इनडायरेक्ट मोड. डायरेक्ट मोड, in direct mode commands are executed as they are typed. मीन के जैसे ही हम बेसिक में कमांड को लिखते हैं, जैसे ही टाइप करते हैं और वो एग्जीक्यूट हो जाती है. जैसे हमने कोई कमांड लिखी और हमने एंटर प्रेस किया, जैसे लिख कर एंटर प्रेस करेंगे उसी टाइम एज इट इज़ वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी. इसको बोलते हैं डायरेक्ट मोड. इसमें हमें लाइन नंबर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती. जैसे कि आपको पता है कि बेसिक में जब भी प्रोग्राम लिखा जाता है तो वो लाइन नंबर से लिखते हैं हम. तो इसमें लाइन नंबर हम नहीं लिखते, डायरेक्ट ही कमांड टाइप करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं और कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है. जबकि इनडायरेक्ट मोड में क्या होता है कि हमें जो प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स होती है उसको हमें लाइन नंबर्स देने पड़ते हैं. लाइन नंबर्स देने के बाद प्रोग्राम जो है वो मेमोरी में स्टोर होता है. मेमोरी मीन रैम में स्टोर होता है और या प्रोग्राम को रन कमांड के थ्रू एग्जीक्यूट करवाया जाता है. तो ये दो डिफरेंस हैं, मोड्स हैं बेसिक के, जो कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट है. डायरेक्ट में हम कमांड को जैसे ही टाइप करते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाती है और इनडायरेक्ट मोड में लाइन नंबर से हम प्रोग्राम को स्टोर करवाते हैं मेमोरी में ये और रन कमांड से एग्जीक्यूट करवाते हैं. तो कुछ स्टेप्स हैं राइटिंग अ प्रोग्राम. राइट कर सबसे पहला स्टेप है प्रोग्राम को राइट करना. द सेकंड स्टेप, क्रिएट एंड सेव, उसको सेव करना, बनाना और फिर सेव करना. देन लोड प्रोग्राम मीन्स के जो प्रोग्राम आपका सेव है मेमोरी में उसको लोड करना लोड कमांड के थ्रू और देन एग्जीक्यूट करवाना प्रोग्राम को वो रन कमांड के थ्रू. नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम. बेसिक स्टैंड फॉर, मैंने आपको पहले भी बताया कि बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड्स हैं. बेसिक लैंग्वेज GW बेसिक, ये बिगनर्स प्रोग्रामर के लिए है कि प्रोग्रामिंग का जो भी स्टार्ट लेते हैं ये उनके लिए लैंग्वेज बनाई गई है. तो उसका स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम में ये आता है कि बेसिक प्रोग्राम को किस तरह लिखते हैं, किस तरह उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है प्रोग्राम का. तो सबसे पहले हमने प्रोग्राम में ये बात याद रखनी है कि प्रोग्राम का जब भी स्टार्ट लेना है तो वो लाइन नंबर से होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लाइन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं मोस्टली, या लाइन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं. इस तरह 10, लाइन नंबर 10 के बाद लाइन नंबर 20 लिखेंगे, लाइन नंबर 30, इस तरह ऑनवर्ड चलते जाएंगे जब तक हमारे प्रोग्राम का एंड नहीं होता. एवरी प्रोग्राम एंड विद एंड स्टेटमेंट, हाउएवर इट इज़ नॉट मैंडेटरी, कि प्रोग्राम का एंड स्टेटमेंट से किया जाता है. अगर आप नहीं भी करते तो कोई इशू नहीं, लेकिन मोस्टली जो यूज़फुल है वो एंड स्टेटमेंट ही होती है प्रोग्राम का एंड करने के लिए. टू और मोर स्टेटमेंट कैन बी रिटन बाय यूजिंग कोलन साइन. ये जो साइन है कोलन साइन इसको कहा जाता है. उसने कहा कि दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट अगर हमने एक ही लाइन में लिखनी है तो हम उसको लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें एक लाइन के बाद कोलन साइन लगाना पड़ेगा ताकि प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो, जो कंपाइल हो रहा हो, तो ड्यूरिंग कंपाइलेशन उसको पता हो ट्रांसलेटर को कि ये नेक्स्ट लाइन है, इसको मैंने एज अ नेक्स्ट लाइन ही कंसीडर करना है. अदरवाइज़ वो एक एरर आ जाएगा, सिंटैक्स एरर. लाइन नंबर सीक्वेंस डजंट मैटर. लाइन नंबर सीक्वेंस डजंट मैटर का मतलब कि लाइन नंबर मैटर नहीं करती इसमें कि सीक्वेंस से चले. फॉर एग्जांपल, हम लाइन नंबर 10, 20, 30, 40 लिखने के बजाय अगर हम लाइन नंबर 40 को पहले लिख देते हैं, 10 को बाद में लिख देते हैं, तो वो कोई इशू नहीं. बिकॉज लाइन नंबर लिखने का पर्पज़ ही ये है कि हम जैसे ही लाइन नंबर लिखेंगे तो उसने प्रोग्राम में एग्जीक्यूट जब होगा ट्रांसलेशन में, वो सबसे पहले
सॉर्टिंग के अकॉर्डिंगली, असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंगली उसको कंपाइल करेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा और उसी तरह ये उसको एग्जीक्यूट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने लाइन नंबर 10 सबसे एंड में लिख दिया और लाइन नंबर 50 सबसे स्टार्ट में लिख दिया फर्स्ट में, तो वो सबसे पहले लाइन नंबर 10 को एग्जीक्यूट करेगा, देन सबसे लास्ट में ही लाइन नंबर 50 के पास जाएगा, उसकी तरफ जाएगा। तो इससे पता चलता है कि हमें लाइन नंबर का जो सीक्वेंस है वो मैटर नहीं करता। और इसलिए भी है क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए है। अगर कोई प्रोग्रामर स्टार्ट में अगर प्रोग्राम लिखते वक्त कोई लाइन को मिस कर देता है तो वो उसको, फॉर एग्जांपल उसने 10 और 20 के दरमियान एक लाइन थी जो कि उसने वो मिस कर दी और वो लाइन नंबर 30 की जगह लाइन नंबर 15 मेंशन करके अगर वो लाइन को लिख देता है तो लाइन नंबर 10 रीड करेगा सबसे पहले, देन वो लाइन नंबर 15 रीड करेगा, फिर 20 रीड करेगा। तो इसलिए लाइन नंबर मैटर नहीं करता, प्रोग्राम को लाइन नंबर से स्टार्ट किया जाता है इसी वजह से, ताकि एक प्रोग्राम का सीक्वेंस रहे, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो एक सीक्वेंस फॉलो करे। और एंड स्टेटमेंट से एंड किया जाता है, दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखी जा सकती हैं। अगर आपका प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लेंथी है, अगर वो काफ़ी ज़्यादा लाइन नंबर पे जा रहा है आपका प्रोग्राम, तो आप उसको कम करने के लिए एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो और लाइन नंबर सीक्वेंस मैटर नहीं करता। उसके बाद आते हैं रिज़र्व वर्ड्स एंड वेरिएबल्स। रिज़र्व वर्ड का मतलब है कि अल्फाज का ज़ख़ीरा, यानी कि उसकी स्टोरेज, वर्ड्स को स्टोर करना। एंड वेरिएबल्स बेसिकली अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिनकी वैल्यू प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में चेंज की जा सकती है। इनकी ये कांस्टेंट नहीं होते, इनकी वैल्यू चेंजेबल वैल्यू जो होती है उसको हम कहते हैं वेरिएबल। जिसकी वैल्यू चेंज हो सके उसको हम कहते हैं वेरिएबल। तो रिज़र्व वर्ड बेसिकली कीवर्ड्स हैं जो कि बेसिकली लाइब्रेरी फ़ाइल में पहले से ही स्टोर्ड होते हैं, उसको हम एज अ वेरिएबल नहीं यूज़ कर सकते। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वेरिएबल अल्फ़ाबेट्स हैं जबकि कीवर्ड भी अल्फ़ाबेट्स हैं। हम वेरिएबल्स को एज अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं, बट कीवर्ड्स जो हैं उसको हम एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल है इफ़, एल्स, वाइल, एक्सेट्रा। इसमें प्रिंट स्टेटमेंट है, जैसे कि प्रिंट स्टेटमेंट, इसके स्पेलिंग अल्फ़ाबेटिकली PRINT है, ये अल्फ़ाबेट्स हैं, बट हम इसको एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज़ ये लाइब्रेरी फ़ाइल में GW बेसिक जो लाइब्रेरी फ़ाइल है जहाँ पे सारे कीवर्ड्स, कमांड एंड स्टेटमेंट्स जो हैं वहाँ पे स्टोर्ड होती हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, उसमें ये एज अ फंक्शन यूज़ किया जा रहा है, एज अ स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट जो कि आउटपुट के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस वजह से हम इसको एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। बाकी आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो, ABC आप एज अ वेरिएबल यूज़ कर सकते हो, आप किसी का नाम यूज़ कर सकते हो, जैसे कि कंप्यूटर एक नेम है सब्जेक्ट का, इसको आप एज अ वेरिएबल यूज़ कर सकते हो बिकॉज़ इसका GW बेसिक लाइब्रेरी में इसका कोई जो है वो फंक्शन नहीं है, इस वजह से इसको हम एज अ वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वेरिएबल्स आर नेम मेमोरी लोकेशंस, यानी मेमोरी सेल कहा जाता है, विच आर यूज टू स्टोर प्रोग्राम इनपुट डाटा। हम जब GW बेसिक में डिक्लेरेशन करते हैं वेरिएबल की, डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल को, वो डिक्लेयर करने का पर्पज़ ये होता है कि जो मेमोरी होती है रैम, उसमें वो मेमोरी को एलोकेट करता है, उसको मेमोरी को रिज़र्व कर लेता है। कि फॉर एग्जांपल हमने ए को डिक्लेयर किया, ए डिक्लेयर करने से क्या हुआ कि रैम में जो मेमोरी सेल थे उसमें से उसने एक सेल को ए का नाम दिया और उसको रिज़र्व कर लिया कि अब इस सेल में कोई ना कोई डाटा स्टोर होगा जब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होगी। इस वजह से उसने एक रिज़र्व कर लिया सेल को, एक स्टोरेज मेमोरी को में जो सेल होते हैं उसको रिज़र्व कर लिया। रूल्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं कि वेरिएबल को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। वेरिएबल के 40 करैक्टर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। फर्स्ट वर्ड हमेशा अल्फ़ाबेट्स होना चाहिए आपका, जैसे कि आप A1 लिख सकते हैं, 1A नहीं लिख सकते, फर्स्ट न्यूमेरिकल वर्ड नहीं लिख सकते। अगर आपका एक वेरिएबल है A और आप उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते एक प्रोग्राम में, आप उसके लिए उसको A1 लिखोगे या A2 या AB, वटेवर कुछ भी आप नाम दे सकते हो, बट आप फर्स्ट वर्ड हमेशा अल्फ़ाबेट ही होना चाहिए। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की कितनी टाइप्स हैं? न्यूमेरिक वेरिएबल्स है और स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं। न्यूमेरिक वेरिएबल्स जो हैं वो नंबर्स, न्यूमेरिकल डाटा स्टोर करते हैं, जबकि स्ट्रिंग वेरिएबल होते हैं ये स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करते हैं। स्ट्रिंग वैल्यू वो वैल्यू होती है जो आपने डबल कोट्स में लिखी हो, डबल कोटेशन मार्क्स में। वो स्टेटमेंट प्रोग्राम में एज इट इज़
प्रिंट कर दी जाती है। जैसे कि अगर हमने 2+2 सम उसका एज अ रिज़ल्ट लिया तो हमें आएगा 4। तो अब जो एग्जीक्यूशन हुई है, अब उसमें जो यूज़र है उसको किस तरह पता चले कि ये 4 एक सम करने से आंसर आया है जो कि 2+2 था। तो वो स्टेटमेंट हम डबल कोट्स में लिखते हैं कि द सम इज़ 2+2 इज़ इक्वल टू 4। तो जो ये स्टेटमेंट होगी द सम इज़ 2+2, ये एक डबल कोट्स में लिखी जाएगी, स्ट्रिंग वैल्यूज़ इसको कहा जाता है। ये स्क्रीन पे एज इट इज़ प्रिंट कर दी जाती है जो कि यूज़र्स के लिए अंडरस्टैंडेबल हो। उसके बाद आते हैं ऑपरेटर्स इन बेसिक एंड टाइप्स ऑफ कन्वर्जेशन। ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स। अच्छा, जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं और लॉजिकल ऑपरेशंस जो होते हैं ये लॉजिकली इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, एंड और नॉट के लिए। जबकि असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल का साइन होता है, जो असाइन करता है वैल्यू को, वो असाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो सिर्फ इक्वल का साइन होता है। जो रिलेशनल ऑपरेटर है ये लेस देन या किसी वैल्यू को रिलेट करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारे के सारे साइन रिलेशन ऑपरेटर्स में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद आता है टाइप ऑफ कन्वर्जन। व्हेन द प्रोग्राम ट्राइज टू स्टोर वन टाइप ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू टू द वेरिएबल ऑफ अनदर टाइप, GW बेसिक परफॉर्म द टाइप कन्वर्जन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स। अगर प्रोग्राम में एक ही टाइप की न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे कि हमने इंटीजर वैल्यू यूज़ करनी है, तो हम जो है प्रोग्राम में इसमें डिस्क्राइब करेंगे। इस तरह की एग्जांपल है आपके नीचे। फॉर एग्जांपल नीचे आप देख रहे हैं लेट एक्स, परसेंटेज का साइन है। परसेंटेज का साइन बेसिकली इंटीजर वैल्यू जो होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है। इंटीजर वैल्यू जो पॉइंट्स वाली वैल्यू होती है, हमने अगर इंटीजर वैल्यू लिख दी है, जो उसका एज अ रिज़ल्ट आएगा हमारे पास, वो सिर्फ हमें पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को देगा, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को नहीं देगा, ठीक है। ये हमने डिस्क्राइब कर दिया। अगर कोई हमारे पास पॉइंट्स में वैल्यू हमने लिख दी है प्रोग्राम में, तो वो पॉइंट्स वाली वैल्यू नहीं देगा। दिस इज़ कॉल्ड अ टाइप ऑफ कन्वर्जन। इस तरह बहुत से ऑपरेटर्स होते हैं। अब जिस तरह बेसिक में आपको भी ये बताया गया, आगे जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनमें डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल और कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। सबसे पहले आता है अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। अनकंडीशनल का मतलब कि विदाउट एनी कंडीशन अगर ट्रांसफ़र कंट्रोल हो रहा है, यानी कि मूव कर रहा है कंट्रोल एक प्रोग्राम की एक लाइन से या एक पार्ट से दूसरी लाइन पे या दूसरे पार्ट में विदाउट एनी कंडीशन, तो इसको हम बोलते हैं अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। लेट्स सपोज कि हम चाहते हैं कि अगर प्रोग्राम में 100 लाइंस हैं, तो 100 लाइंस का प्रोग्राम है, उसमें हम 50 के बाद 50 तक एग्जीक्यूशन चाहते हैं, 50 से ऑनवर्ड हमें वो एग्जीक्यूट नहीं करवानी, तो हम 50 के बाद डायरेक्ट ही ट्रांसफ़र कंट्रोल कर देंगे लास्ट लाइन पे, जो कि एंड स्टेटमेंट के साथ ख़त्म हो रहा है प्रोग्राम। तो वो 50 तक एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद प्रोग्राम को डायरेक्ट एंड की तरफ ले जाएगा, आगे की 50 लाइन्स को रीड नहीं करेगा। ये इसलिए यूज़ किया जाता है अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। इसके लिए जो स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है वो गो टू स्टेटमेंट है। हमने लिखना है, इसका सिंटैक्स इसी तरह है कि लाइन नंबर मेंशन करते हैं जहाँ पर हमने प्रोग्राम का ट्रांसफ़र कंट्रोल करवाना है। जैसे कि 50 के बाद अगर हमने लाइन नंबर 51 से ट्रांसफ़र कंट्रोल करवाना था, तो वो 50 के बाद 51 पर आएगा, उस पर हमने लिखेंगे गो टू लाइन नंबर 100, डायरेक्टली लाइन नंबर 100 पे मूव कर जाओ। तो वो 51 के बाद डायरेक्टली 100 लाइन नंबर पे जाएगा और वहाँ पर एंड स्टेटमेंट के साथ प्रोग्राम का एंड हो जाएगा। इसकी एग्जांपल आपके सामने यही है कि रीड AB XY, डायरेक्टली लाइन नंबर 20 पे उसने गो टू 60 लिखा हुआ है। गो टू 60 के बाद रिमार्क स्टेटमेंट यूज़ हुई है जिसमें बिकॉज ऑफ अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल X एंड Y विल लाइन नंबर 65 नोट बी कैलकुलेट इन अबव लाइन्स। उसके बाद डायरेक्टली लाइन नंबर 60 के बाद लाइन नंबर 65, फिर 70, फिर 80, 90, 100 एंड 110 के बाद प्रोग्राम का एंड। उसके बाद आता है कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल बेसिकली सिमिलर है कि ट्रांसफ़र कंट्रोल करता है एक प्रोग्राम से, एक पार्ट से दूसरे प्रोग्राम की लाइन पे,
लेकिन ये एक कंडीशन से जो है मूव करता है। इसके लिए जो स्टेटमेंट यूज़ होती है उसको हम कहते हैं ऑन गो टू स्टेटमेंट। तो फर्स्ट वाली थी अनकंडीशनल वाली, वो थी गो टू स्टेटमेंट, और जबकि ये वाली ऑन गो टू स्टेटमेंट। इट इज़ अ मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट अनलाइक गो टू स्टेटमेंट विच अलाउज only one transfer point. The on go to statement can have more than one transfer points, thus providing multiple branching facility. इसका सिंटैक्स है कि ऑन न्यूमेरिक वेरिएबल और एक्सप्रेशंस हैं कि गो टू N1 N2 एंड N3 एंड ऑनवर्ड। जैसे कि हम लाइन नंबर को हम इसकी डिटेल से आपको समझ एग्जांपल से आ जाएगी। एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। एग्जांपल इसकी है कि ऑन एरर गो टू 70, लाइन नंबर 70 पे मूव करेगा। अगर प्रोग्राम में कोई एरर है या प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में या रॉन्ग इनपुट जाती है यूज़र की तरफ से, इसकी एग्जांपल या आप इस तरह कंसीडर करें कि अगर यूज़र से इनपुट लेनी है 1 to 10, यानी कि वो 1 से 10 तक नंबर्स को इनपुट करवाएगा। इसके अलावा अगर वो 11 को एंटर करेगा तो वो एरर शो करवाए स्क्रीन पर, तो उसके लिए फिर ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट है। अगर यूज़र की तरफ से रॉन्ग इनपुट जाएगी तो वो ट्रांसफ़र कंट्रोल करवाएगा डायरेक्टली लाइन नंबर 70 पे, जो कि वो प्रिंट होगा एरर कोड इक्वल टू। ये एरर कोड इक्वल टू देख रहे हैं, डबल कोट्स में लिखा हुआ है, डबल कोटेशन मार्क्स में लिखा हुआ है। ये स्क्रीन पे एज इट इज़ प्रिंट करवा रहा है यूज़र को समझाने के लिए, कि वो यूज़र को डायरेक्टली समझ आ जाएगी कि एरर कोड आया है, किसकी वजह से, रॉन्ग इनपुट की वजह से आया है, या गो टू स्टेटमेंट वहाँ पे शो करवाई थी कि गो टू स्टेटमेंट डायरेक्टली लाइन नंबर 10 के बाद 70 पे जाएगी, 20, 30, 40, 50 एंड 60 को स्किप करेगा और डायरेक्टली लाइन नंबर 70 पे मूव कर जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 80 को एग्जीक्यूट करवाएगा, प्रिंट है जो कि आउटपुट के लिए यूज़ होता है, 90 प्रोग्राम का एंड। उसके बाद रन कमांड है जो कि एग्जीक्यूशन आई है। एंटर फर्स्ट नंबर जो एग्जीक्यूशन में नज़र आ रहा है आपको, एंटर फर्स्ट नंबर 400, एंटर सेकंड नंबर 450, के यूज़र से फर्स्ट नंबर उसने जो एंटर लिया वो 400 था, यूज़र की तरफ से जो सेकंड नंबर गया इन एज आ इनपुट वो 450 था। एरर कोड आया 6 में, एरर इज़ ऑन लाइन नंबर 40, तो उसने बताया कि एरर किस में आया, हमारी लाइन नंबर 40 में। ये एरर शो करवाने के लिए होती है या कोई मैसेज शो करवाने के लिए। मोस्टली एरर्स के लिए यूज़ किया जाता है ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट के लिए, और ऑन गो टू स्टेटमेंट को बिकॉज ये कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल है, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र कंट्रोल करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। समरी में आपने जो रीड किया पीछे पूरे लेक्चर में कि डायरेक्ट कमांड्स क्या है, इनडायरेक्ट कमांड्स क्या हैं। ये इनडायरेक्ट हमेशा लाइन नंबर पर से प्रोसीड की जाती है, और डायरेक्ट कमांड को वैसे ही जैसे ही टाइप किया जाता है वैसे ही एग्जीक्यूट कर दी जाती है। स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक लैंग्वेज प्रोग्राम पढ़ा कि किस तरह स्ट्रक्चर होता है, लाइन नंबर से प्रोग्राम स्टार्ट होता है और एक सीक्वेंस से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है। 2 या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखनी हो हमने तो हम कोलन साइन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद रिज़र्व वर्ड हैं जो कि कीवर्ड होते हैं। उसके बाद वेरिएबल्स हैं जो कि प्रोग्राम में यूज़ किए जाते हैं मेमोरी को रिज़र्व करने के लिए, और प्रोग्राम में इनकी वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन चेंज की जा सकती है। कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़े, 2 टाइप्स के कंट्रोल स्ट्रक्चर हैं, कंडीशनल एंड अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। उसके बाद गो टू स्टेटमेंट एंड ऑन गो टू स्टेटमेंट्स हैं। ये हमने मेन टॉपिक्स अपने चैप्टर्स के रीड किए। अब आपने अपने बुक वर्क जो है उसको कंप्लीट करना है। उसमें MCQs ब्लैंक्स हैं, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हैं वो, और ऑल क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। ये भी आपने बुक से ही टॉपिक्स को रीड करके उनके आंसर निकालने हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।